हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे DLED चतुर्थ सेमेस्टर शांति शिक्षा एवं सतत विकास के बारे में। जैसा कि हम लोग नेक्स्ट पढ़े हैं कि शांति की आवश्यकता क्यों पड़ती है, शांति का क्या उद्देश्य है, शांति का क्या लक्ष्य है और व्यक्तित्व के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे व्यक्तित्व के सिद्धांत। व्यक्तित्व के सिद्धांत। व्यक्तित्व के 3 प्रमुख सिद्धांत माने जाते हैं, जिसमें पहला सिद्धांत है मनोविश्लेषण का सिद्धांत। जिसका पहला सिद्धांत है मनोविश्लेषण का सिद्धांत। दूसरा है आवश्यकता या मांग का सिद्धांत। तीसरा है शील गुण सिद्धांत। शील गुण सिद्धांत। मनोविश्लेषण सिद्धांत दिया सिगमंड फ्रायड ने। सिगमंड फ्रायड ने आवश्यकता मांग का सिद्धांत दिया अब्राहम मैस्लो ने। अब्राहम मैस्लो ने। जबकि शील गुण सिद्धांत का प्रतिपादन आलपोर्ट और कैटल महोदय ने किया, जिसमें आलपोर्ट का सिद्धांत सर्वप्रचलित है। ये हैं हमारे व्यक्तित्व के 3 प्रमुख सिद्धांत। अब इनको हम बारी बारी से अध्ययन करेंगे, इन तीनों सिद्धांतों। तो आइए पढ़ते हैं व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत। सिगमंड फ्रायड ऑस्ट्रिया के निवासी थे। सिगमंड फ्रायड ऑस्ट्रिया के निवासी थे और सन 1900 ईस्वी में इन्होंने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया था। इन्होंने मन का विश्लेषण करते हुए हमको बताया कि मन जो हमारा है वह 3 प्रकार का होता है। तो मन के इसने 3 प्रकार बताए। तो पहला प्रकार है चेतन मन, दूसरा है अर्ध चेतन मन, तथा तीसरा है अचेतन मन। अचेतन मन। मनुष्य की वह अवस्था जो हमेशा जागृता अवस्था में रहती है उसे चेतन मन कहा जाता है। अर्थात जो हमारे मस्तिष्क में किस याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, देखते ही तुरंत हम जान जाते हैं, उसे हम चेतन मन कहते हैं। जैसे आम को देख करके ही उसके खट्टेपन का एहसास हो जाना, ये हमारे चेतन मन का परिणाम होता है। चेतन मन में हमारी ऊपरी और बाहरी जागृति शक्तियाँ निवास करती हैं। और दूसरा हमारा है अर्धचेतन मन। तो अर्धचेतन मन का अर्थ है, अर्धचेतन मन का अर्थ है मन की वह अवस्था जो कभी कभी हमारे निकल करके आती है, कभी कभी निकल करके नहीं आती है। अर्थात वो स्मृतियाँ जो झिलमिलाती रहती हैं, सपनों की भांति क्रीड़ा करती रहती हैं, कभी आती हैं और कभी नहीं आती हैं, उसे हम अर्धचेतन मन कहते हैं। जैसे हमें कुछ याद था, अभी भूल गए तुरंत ही, और फिर थोड़ी देर में वो याद आ जाना, याद नहीं आना, वह अर्धचेतन मन है। तीसरा हमारा है अचेतन मन। अचेतन मन का अर्थ है व्यक्ति की दबी हुई इच्छाएं, काम वासनाएं, जिन्हें उत्पन्न करने के लिए परिस्थितियों की, वातावरण की आवश्यकता पड़ती है, उसे हम अचेतन मन कहते हैं। अचेतन मन में
हमारी बहुत सी सारी ऐसी स्मृतियाँ आती हैं जो क्या होता है, दब जाती हैं और उन्हें उत्पन्न करने के लिए वातावरण की आवश्यकता पड़ती है। इन तीनों को समझाने के लिए फ्रायड ने पानी में तैरते हुए बर्फ़ के टुकड़े का प्रयोग किया है। ये हमारी पानी की सतह है और इसके ऊपर का हिस्सा जो है छोटा सा है और नीचे एक बड़ा सा है, और यह बर्फ़ का टुकड़ा पानी में तैर रहा है। ये हमारी पानी की सतह है। और ये हमारा नीचे बहुत बड़ा हिस्सा जो डूबा हुआ है और ऊपर जो दिखाई दे रहा है छोटा सा हिस्सा, वह चेतन मन है। और जो ये पानी के बराबर कभी ऊपर और नीचे जा रहा है, ये हमारा अर्धचेतन मन है। और नीचे जो बहुत बड़ा हिस्सा, भारी हिस्सा है, वह अचेतन मन है। तो हमको दिखाई दे रहा है कि पानी में जो तैरता हुआ सतह है वह अर्धचेतन मन है और ऊपर चेतन मन है। ये हमारे मस्तिष्क का 1/10 भाग होता है, अर्थात हमारी जागृतावस्था में बहुत कम शक्तियाँ विद्यमान रहती हैं, 10वें हिस्से का 1 भाग। और अचेतन मन हमारा 9/10 भाग होता है। अर्थात देख रहे हैं कि थोड़ी सी स्मृतियाँ केवल जागृतावस्था में रहती हैं, बाकी सारी की सारी स्मृतियाँ हमारे अचेतन मन में दबी रहती हैं। उन्हें याद करने के लिए स्थिति और परिस्थिति का निर्माण करना पड़ता है। तो यही बर्फ़ के टुकड़े में दिखाई दे रहा है कि बहुत बड़ा हिस्सा पानी के नीचे डूबा हुआ है, और ये जो पानी की सतह पर से थोड़ा ऊपर दिखाई दे रहा है वह चेतन मन है। अर्थात कहने का मतलब बहुत छोटी सी स्मृतियाँ हमारी चेतन मन में रहती हैं, और जो पानी के बराबर कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे जा रहा है, वो हमारा अर्ध चेतन मन है। यहाँ देख लीजिए, पानी की जो झिलमिलाती हुई लहरों के बीच में कभी ऊपर कभी नीचे जा रहा है, तो हमारा क्या है, अर्धचेतन मन है। और नीचे बहुत बड़ा हिस्सा जो 9/10 भाग हमको दिखाई दे रहा है, 10 का 9 हिस्सा ये हमारा क्या है, अचेतन मन होता है। इसमें हमारी दबी इच्छाएं होती हैं। इस मन को व्याख्यायित करने के बाद सिगमंड फ्रायड ने व्यक्तित्व को भी विभाजित किया है। तो आइए देखते हैं व्यक्तित्व को इसने कितने भागों में डिवाइड किया है। व्यक्तित्व को इसने 3 प्रमुख भागों में डिवाइड किया है। तो व्यक्तित्व को इसने 3 भागों में डिवाइड किया है, इदम, अहम, और तीसरा हमारा है परा अहम। तो इदम क्या है, जिसे हम ईड के नाम से जानते हैं। पराहम, तो इदम जिसे ईड कहा जाता है, इसे ईगो कहा जाता है तथा इसे सुपर ईगो के नाम से जाना जाता है। सुपर ईगो। ईद जो है हमारा काम वासनाएं हैं, अतिरिक्त इच्छाएं हैं जो हमारे अचेतन मन का परिणाम होती हैं। अचेतन मन का परिणाम होती हैं, अर्थात दबी हुई वो इच्छाएं, काम वासनाएं
अतृप्त इच्छाएं हमारे ईद में रहती हैं जो हमें बुरे कर्मों के लिए प्रेरित करती हैं। दूसरा अहम है जो हमारा स्वाभिमान है, जो त्याग, बलिदान, परोपकार, दया, करुणा का वाचक होता है और यह हमें किसी कार्य को करके प्राप्त करने के लिए कहता है। कार्य करेंगे तभी उस वस्तु की प्राप्ति होगी। और तीसरा हमारा अहम मतलब स्वाभिमान। तीसरा परा अहम, यह जीवन की वास्तविकताओं से हमारा परिचय कराता है कि जीवन की वास्तविकताएं क्या हैं, उससे हमारा परिचय कराता है। जैसे एक तीनों को हम एक उदाहरण के माध्यम से समझें। जैसे एक तीनों जो इदम है, अहम है, परा अहम है, इसको हम एक उदाहरण के साथ समझते हैं कि जैसे एक बच्चा को मिठाई खाने की आवश्यकता पड़ी और वह गया जो है मिठाई के दुकान पर, उसके पास पैसे नहीं हैं, तो इदम ये कहेगा कि चोरी करके मिठाई को खा लो। इदम कहेगा चोरी करके मिठाई को खा लो, लेकिन तुरंत ही वहाँ पराहम आएगा, अहम आएगा और कहेगा कि चोरी करना पाप है, चोरी करना, और आएगा कहेगा चोरी करना पाप है, अर्थात चोरी नहीं की जाती है। और तुरंत ही वहाँ निकल करके आएगा हमारा पराहम और कहेगा कि चोरी करोगे तो उसका दंड तुम्हें मिलेगा, जेल जाना पड़ेगा, जुर्माना भरना पड़ेगा। इस प्रकार से पराहम जीवन की वास्तविकताओं से हमारा परिचय कराता है और समायोजन स्थापित करता है। तो इदम, अहम और पराहम जो हमारे क्या हैं, व्यक्तित्व के गुणों के अंतर्गत आते हैं और व्यक्तित्व के सबसे अच्छे द्योतक माने जाते हैं। तो इदम चोरी करना सिखाएगा, झूठ बोलना सिखाएगा। अहम क्या करेगा, सत्य और बलिदान का प्रतीक होगा। और पराहम हमारे जीवन की वास्तविकताओं से हमारा परिचय कराएगा, जीवन की वास्तविकताओं से हमारा परिचय करा करके और बताएगा कि ये करोगे तो इसका दंड भुगतना पड़ेगा। तो इदम चोरी करना सिखाएगा, अहम त्याग, बलिदान, करुणा और दया सिखाएगा, त्याग, बलिदान, करुणा और दया, परोपकार सिखाएगा, प्रेम सिखाएगा। और सुपर ईगो जो हमारा है वह जीवन की वास्तविकताओं और समायोजन से संबंधित हमारा परिचय कराएगा। तो ये हमारा था व्यक्तित्व के सिद्धांतों के अंतर्गत मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत, जिसने उसने मन के विश्लेषण किए, मन के विश्लेषण करने के बाद व्यक्तित्व को परिभाषित करने का काम किया है।